हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू श्री गणेश आईएएस। सो जो करंट अफेयर की जो टॉपिक है, जो कि क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, या फिर कोई भी ऐसा क्विक रिवीजन जो वही इजीली में हम जो रिवीजन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहो या फिर कुछ इसकी बातें रहो या फिर कोई भी शॉर्ट्स वीडियो रहे, तो उसके कुछ पार्ट्स को कंपाइल करके एक रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, 2-3 बार देखिए, कभी भी देख लीजिए, ट्रैवल करते हुए देख लीजिए। अगर आप मैं तो कहता हूँ वॉशरूम भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई बॉक्स है तो वहाँ भी आप चला दीजिए स्पीकर और अपना काम करते रहिए, बजते रहने दीजिए उसको, ठीक है। आप कहीं भी ट्रैवल के टाइम में, वॉक के टाइम में इसको बजा सकते हैं। आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है ये, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है अगाती आइलैंड। तो ये अगाती आइलैंड जो है, ये आपका 7.6 किलोमीटर आइलैंड है, जो कि अरेबियन सी में है। तो ये अगर पूछेगा ना, जैसे 2-4 आइलैंड दे दिया, उसने पूछ देगा कि ये बताओ कैसे, कहाँ हो, तो अगाती है अरेबियन सी में। ए से याद रखना, ए से अगाती, ए से अरेबियन, तो ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद से अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप इज वन ऑफ द आइलैंड इन द यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लक्षद्वीप है ये, जो आपका यूटी है, ठीक है। तो इसी जो आपके क्या कहते हैं, समूह के द्वीपों में से एक है। तो ये एक है आपका, ये एक एटॉल टाइप एक कोरल रीफ है। अब ये अगेती आइलैंड जो है, तो एक कोरल रीफ है, जो कि एटॉल है ना। एटॉल, आप कोरल रीफ्स पढ़ना तो आप उसमें देख लेना, अदरवाइज़ हम कभी टॉपिक कराएंगे तो उसमें कोरल रीफ्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा उसमें, ठीक है। रिसेंटली अभी जो नेशनल ग्रीन अथॉरिटी हैज़ पुट, जो आपका जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, ने बीच रोड बनाने के उद्देश्य से नारियल के पेड़ों की कटाई पर आंतरिक रोक लगा दी है, ठीक है। तो आंतरिक रोक लगा दिया है, यानी कि वहाँ पे हो ये रहा था कि जो नेशनल ग्रीन अथॉरिटी है, तो उसने बैन लगा दिया कि तुम कोकोनट ट्री नहीं काट सकते हो रोड, बीच पे रोड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए अगाती आइलैंड पर ये न्यूज़ में था। तो ये याद रखिएगा, लक्षद्वीप आइलैंड का एक पार्ट है जो कि अरेबियन सी में है, ठीक है। ये एटॉल टाइप पे आपका कोरल रीफ है। ये सब 2-3 चीज़ें हैं, उसको आप याद रखना। नेक्स्ट आता है यंग हस्बैंड मिशन। ये हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। यंग हस्बैंड मिशन जब भी बात आएगी तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन भाई साहब का नाम आता है। तो लॉर्ड कर्जन कौन थे? वायसराय थे इंडिया के। और ये वायसराय तब थे जिस टाइम बंगाल में आपका जो तिलक वाला फेज चल रहा था, है ना, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट फेज चल रहा था कांग्रेस का, तो उसी टाइम ये आए थे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन का डिवीज़न ऑफ बंगाल इन्होंने कराया था, ठीक है। तो ये वायसराय थे। इन्होंने क्या किया था कि एक गोरखा रेजिमेंट आर्मी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यंग हस्बैंड, उनके चेयरमैनशिप के अंडर में भेजा था इन्होंने, ठीक है। और ये कहाँ भेजा था? तिब्बत पे भेजा था। स्पेशल मिशन तिब्बत में भेजा था। तो यहाँ पे क्यों भेजा था? कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन, ताकि फ्रेंडली रिलेशन तिब्बत के साथ एस्टेब्लिश कर दिया सके। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ दिस मिशन वॉज टू परस्यूट द तिब्बतियंस टू सेटल्स। In fact, the British feared that the Tibetan people might join hands with the Russia. इनको लगता है कहीं तिब्बतियन कहीं रशियन के साथ मिल गए, तो रसिया वाज नॉट एलाई ऑफ, वो उनका एनिमी था, ठीक है। तो रसिया से इनको हमेशा डर लगता था, ब्रिटिशर्स को। तो इनका थ्रेट हो सकता है, वॉर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। तो तिब्बतियंस जो है रिफ्यूज़ किए, ठीक है। अल्टीमेटली तिब्बतियंस ने क्या किया? रिफ्यूज़ करा टू नेगोशिएट एंड कंटिन्यू द पीसफुल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये था आपका, इन ब्रिटिश को फियर था कि तिब्बतियन पीपल माइट ज्वाइन हैंड्स विद द रसिया एंड द थ्रेट ऑफ द वॉर वुड कम टू द इट्स हेड। अल्टीमेटली ये हुआ क्या कि तिब्बतियों ने बातचीत से इनकार कर दिया और शांतिपूर्ण प्रतिरोध जारी रखा। आज भी तिब्बतियंस शांतिपूर्ण अपना विरोध जारी कर रखे हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में हुआ ये कि दलाई लामा के बर्थडे पे अपने जितने अपने जो इंडिया के लीडर्स हैं, जो इवन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया? उनको बर्थडे का विश किया था। तो इसको चाइना लेके इसको नाराज़ है ना। तो ये तो इंडिया चाइना का खेल रहता है। तो इसलिए तिब्बत को लेके ये इसको ये जो यंग हस्बैंड मिशन था, तो ये याद रखिए, ये कर्नल यंग हस्बैंड थे, तिब्बत के मिशन पे गए थे और इन्होंने वायसराय आपके किसने भेजा था? तो वायसराय आपके लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो यंग हस्बैंड हेडेड टू लहासा इन अगस्त 1904 में, सो द दलाई लामा फ्लेड, ठीक है। तो यंग हस्बैंड जो है अगस्त 1904 में लहासा की ओर रुख किया, इसलिए दलाई लामा वहाँ से भाग गए। दलाई लामा तिब्बतियंस कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, उनके स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, साथ में वो उनको अपना पॉलिटिकल लीडर भी मानते हैं, ठीक है।
अब आता है ट्रीटी ऑफ ल्हासा जो कि 7 सितंबर 1904 को किया गया था। ये ट्रीटी जो साइन किया गया था नेगोशिएशन बिटवीन द यंग हस्बैंड एंड द दलाई लामा के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि ये यंग हस्बैंड और दलाई लामा के में ये मतलब ये साइन हुआ था, ठीक है। दलाई लामा स्वयं सामने नहीं आए, ठीक है, वो नहीं आए थे। 70 लाख इसमें जो है एज अ कंपनसेशन अमाउंट दिया गया। दिस अमाउंट वाज टू बी पेड टू द तिब्बतियंस अंडर द ट्रीटी, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि संधि के तहत यह राशि तिब्बतियों को चुकानी थी, ठीक है। 75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित हुई। संधि के तहत यह राशि तिब्बतियों को चुकानी थी। रूस ने इस संधि का विरोध किया क्योंकि संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थी। ब्रिटिश सरकार भी रूस को नाराज नहीं करना चाहती थी क्योंकि जर्मनी के बढ़ते खतरे से बचने में उसे रूस का सहयोग चाहिए था। अंत में क्षतिपूर्ण राशि घटाकर 25 लाख रुपए तथा 3 आसान किस्तों में कर्ज अदायगी तय हुई। ब्रिटिश प्रतिनिधियों केवल ज्ञानसे में ही रहेगा, ल्हासा में नहीं, यह भी तय हुआ, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव आपका कहाँ रहेगा, ज्ञानसे में रहेगा, ल्हासा में नहीं रहेगा। तो ये भी इसमें आपका इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ। तो इन्होंने क्या करा, जब रसिया ने इनका विरोध किया ब्रिटिशर्स का कि आप इतना इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तिब्बतियंस पे कैसे कंपनसेट करा लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 25 लाख रुपए आप इनसे लेंगे और 3 इंस्टॉलमेंट में लेंगे। चाइना रिपेड तिब्बत्स डेब्ट एंड दस चाइना सोवरेनिटी ओवर तिब्बत वाज एस्टेब्लिश। अब देखो भाई, खेल यहाँ पे अलग चेंज हो गया। चीन ने क्या किया, चाइना ने कहा ऐसा कि तिब्बत का कर चुका दिया, क्योंकि तिब्बत तो ऐसी प्लेटू एरिया है, वहाँ पे तो कुछ होने वाला है नहीं ऐसा, ठीक है। ऑल्दो मिनरल्स वगैरह है, लेकिन उस टाइम तो एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी उतनी अभी नहीं आई थी। तो चीन ने क्या करा, तिब्बत को कर्ज बोला कि मैं चुका दूंगा, ठीक है। इस प्रकार तिब्बत जो था, चीन की संप्रभुता कायम हो गई, ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि अब भाई जो पैसा दे रहा है वो तो आपसे लेगा। तो इन्होंने पैसा दिया और तिब्बत को ऊपर अपनी सोवरेनिटी दिखा दिया। तो चुम्बी वैली वाज वैकेटेड इन 1908 तो ये भी याद रखिएगा, 1908 में ये चुम्बी वैली वैकेट कराया गया था, खाली कराया गया था, ठीक है। ये चीज़ हुआ। तो ये चाइना से संबंधित था, तो इसलिए इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी था मुझे, ठीक है। आई फील कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब आता है पेंगोंग त्सो। पेंगोंग त्सो एक लेक है, काफ़ी न्यूज़ में रहा ये पेंगोंग त्सो लेक। आपको पता है ये कहाँ है, लद्दाख में है ये, ठीक है। तो ये आपका ये जो लेक है ये आपका एंडोरोफिक लेक है ये, ठीक है। तो एंडोफ्रिक लेक है ये, जो कि एल्टीट्यूड ऑफ 4225 मीटर पे ये हिमालयन रीजन पे है ये। मतलब इसकी हाइट देखो 4225 मीटर की हाइट पे है और टोटल लेंथ इसका 134 किलोमीटर है, ठीक है जी। कितनी बड़ी ये लेक हो सकती है। अगर आप मैप देखेंगे ना, तो मैप में देखेंगे छोटा सा बुंदू आपको एक वाटर का ब्लू ब्लू सा दिखेगा लद्दाख में, आप उसको लोकेट करिएगा पेंगोंग त्सो लेक को। और ये जो लेक है ये एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया टू द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना। इंडिया से जाके ये चाइना में जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे काफ़ी इंडिया और चाइना के बीच में इसको लेक को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रही, ठीक है। आपको डोकलाम वैली वाला भी इंसिडेंट पता होगा, ठीक है। चुम्बी वैली वाला भी इससे पहले इंसिडेंट आपको पता होगा। अब होता क्या है कि ये जो बल्क ऑफ लेक है, यानी 60% लेक जो है ये तिब्बतियन रीजन में पड़ता है और ये सबसे हाईएस्ट वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। तो ये भी याद रखिएगा, इट इज़ द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये सॉल्ट वाटर लेक है जो कि सबसे हाईएस्ट है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। और इसको कलर चेंज के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स कलर चेंज। इट अपेयर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। समय समय पर ये कभी लाल हो जाता है, कभी नीला हो जाता है और कभी हरा हो जाता है। तो ये रेड, ब्लू और ग्रीन के डिफरेंट टाइम्स में होता रहता है। डिस्पाइट हैविंग सॉल्ट वाटर इट फ्रीजेज कम्प्लीटली इन विंटर। अब देखिए क्या है कि सॉल्ट, ऐसा कहते हैं कि जो अगर वाटर में सॉल्ट की ज़्यादा अगर आप कंटेंट बढ़ा दो तो जल्दी वो आपका फ्रीज नहीं होता है। लेकिन डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, खारा जल होने के बावजूद भी सर्दियों में यह पूर्ण रूप से जम जाती है। इसका संबंध किसी नदी से नहीं है, यह स्वयं एक पृथक बेसिन है, एक सिर्फ एक सेपरेट बेसिन है, ठीक है। इसका कोई भी इसका वाटर बॉडी से ऐसा कोई आपका अटलांटिक और वाटर बॉडी से कोई इसका कनेक्टिविटी नहीं है। अपने अटलांटिक और लोटिक वाटर बॉडी से इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट फिर भी एक सेपरेट बेसिन है। लेकिन फिर भी ये आपका जब जैसे ठंडी आती है तो ये फ्रीज बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। अब आता है एक रेजांगला। ये रेजांगला भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। तो ये माउंटेन पास है जो कि साउथ ईस्ट ऑफ द चुशुल वैली में है, ठीक है। चुशुल वैली है आपका जो, ठीक है।
तो इसके ये माउंटेन पास जो है आपका साउथ ईस्ट ऑफ द चुशुल वैली है और इन द यूटी ऑफ लद्दाख में है ये, ठीक है, लद्दाख में है आपका ये। साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है, याद रखिएगा ये कहाँ है, रेजांगला कहाँ है, तो रेजांगला एक माउंटेन पास है, ठीक है, तो रेजांगला इज़ अ माउंटेन पास है, ठीक है, और ये आपका साउथ ईस्ट ऑफ द चुशुल वैली में है और यूटी ऑफ लद्दाख में। इसकी लंबाई जो है, लेंथ है इसका 2.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 1.8 किलोमीटर और ये 16,000 फीट की हाइट पे है। तो रेंजला एक आपका इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक माउंटेन पास हो जाता है। तो अगर आए ऑप्शन में कि वेयर इज रेंजला पास, तो उल्टा सीधा मत मार के रेंजना उसका एल से याद रखना, ठीक है। लद्दाख इन द 1962, अब होता क्या है कि 1962 में जब भारत चाइना युद्ध में ये जो पास होता है, ठीक है, तो ये वाज द लास्ट फ्रंट ऑफ द स्क्वाड ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। तो ठीक है, लास्ट फ्रंट होता है कुमाऊं रेजिमेंट का, ठीक है। द लीडर ऑफ दिस स्क्वाड वाज शैतान सिंह। दिस वॉर इज़ कॉल्ड रेजांगला वॉर, ठीक है। तो इस दस्ते का नेता जो शैतान सिंह था, ठीक है, ये याद रखिएगा, भारतीय 1962 का जो युद्ध हुआ था जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट जो थी, ठीक है, उसका ये अंतिम मोर्चा था, यानी कि लास्ट इसको फ्रंट था ये, उसको रोकने का चाइनीज़ को। तो ये चीज़ है, तो याद रखिएगा ये रेजांगला कहाँ है भाई, तो साउथ ईस्ट ऑफ द चुशुल वैली है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है चुशुल वैली। तो ये चुशुल वैली कहाँ है भाई, तो ये एक गांव है लेह डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख का और ये इसकी एल्टीट्यूड है 4300 मीटर्स एबव सी लेवल। तो ये वैली आपका लोकेट करती है नियर रेजलांगा और पैंगोंग तेसो लेक के पास, ठीक है। तो ये लेक के पास भी आपकी पास में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पैंगोंग तेसो लेक के बिल्कुल पास में है। चुशुल वैली कहाँ है, तो ये भी लेह में है और इसके पास रेजांगला है और पैंगोंग तेसो लेक के नियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूज़ आता है कि सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो सुनील छेत्री का नाम याद रखना। अब तो ये जो भी स्पोर्ट्स का, वैसे भी मेसी तो कोका कोला वाले ऐड के बाद मतलब ये तो व्यक्ति फेमस हो गया था, ठीक है। कोका कोला यही था, नहीं रोनाल्डो था, सॉरी माफ़ करिएगा, रोनाल्डो था वो, ठीक है। तो ये आपका अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं, ठीक है, इनको ये पीछे छोड़ और ये सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर हो गए हैं 74 स्ट्राइक के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। तो सुनील छेत्री सरपासेस अर्जेंटीना's लायोनेल मेसी and he has become the second highest active international goal scorer with 74 स्ट्राइक। अब दूसरा एक आता है कि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव फॉर्मर आरएसी चीफ जो डेबी हेविथ हैं, इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। अभी बहुत दंगा हुआ था, फुटबॉल इंग्लैंड में मैच हुआ और बहुत दंगाई वहाँ पे, मतलब इंग्लैंड में भी दंगाई है, लोग कहते हैं कि इंडिया में दंगाई है। वो जो देख के तो लगा कि मतलब अलग ही माजरा चल रहा था तो उनका। तो ये है आपका, इनका नाम है देबी हेविथ। तो इनका नाम याद रखना ज़रूरी है, फ़ोटो तो एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है, बट देबी हेविथ का नाम याद रखिएगा। डेवी इंग्लैंड EDH ऐसे करके कुछ याद कर लेना। इंग्लैंड है फुटबॉल एसोसिएशन की, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर तदांग मीनू, ये फर्स्ट वुमेन है अरुणाचल प्रदेश की एंड द सेकंड इंडियन वुमेन इंडिया की, ठीक है, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कोच कमेटी, ठीक है। तो ये है इनका तदांग मीनू। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश की महिला है, पहली महिला है और दूसरी भारतीय महिला है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये भाई बात था। तो इनका भी नाम है डॉक्टर तदांग मीनू, ठीक है। तो डॉक्टर साहब अरुणाचल प्रदेश की हैं और ये फुटबॉल एसोसिएशन की कोच कमेटी की भी एक मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एक राजनाथ सिंह ने किया क्या है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा IAC-1, ये कमीशन होगा 2022 तक। तो ये पूछेगा कि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कब होगा, तो ये होगा आपका 2022 में, ठीक है। गाइस, इसी के साथ इस वीडियो का अंक हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लंगूर जी के साथ आएंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ गाइस बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को करिएगा और
और घंटी की बत्ती को, बेल आइकन को बजाना, क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय।